बच्चों कक्षा 10th की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हमारे अध्याय 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया के प्रश्न उत्तर का आज हम दूसरा भाग करेंगे, यानी अभ्यास प्रश्न का दूसरा भाग। देखिए, पहला प्रश्न है, 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को क्यों ऐसा लगता था कि मुद्रण संस्कृति से निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। यानी 18वीं शताब्दी के अंदर यूरोप में लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि जब छपाई का काम ज्यादा से ज्यादा होगा तो निरंकुशवाद उससे खत्म हो जाएगा और ज्ञानोदय आएगा, प्रगति होगी। ऐसा क्यों था? तो देखिए, 18वीं सदी के मध्य तक आमतौर पर यह विश्वास बन चुका था लोगों के बीच में कि जो किताबें हैं वो ही प्रगति लाती हैं, वो ही ज्ञानोदय लाती हैं, यानी किताबों के द्वारा ही प्रगति और ज्ञानोदय प्राप्त किया जा सकता है। 18वीं सदी के मध्य तक आमतौर पर यह विश्वास बन चुका था कि किताबों के जरिए प्रगति और ज्ञानोदय होता है। और बहुत सारे लोगों का तो यह भी मानना था कि जो किताबें हैं ये तो दुनिया ही बदल सकती हैं। कई सारे लोगों का मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती हैं। किताबें निरंकुशवाद और आतंकी राजसत्ता, इन दोनों से समाज को मुक्त करा करके एक ऐसा दौर लाएंगी जिसमें विवेक और बुद्धि का राज होगा। किताबें निरंकुशवाद और आतंकी राजसत्ता से समाज को मुक्ति दिलाकर ऐसा दौर लाएंगी जब विवेक और बुद्धि का राज होगा। और फ्रांस में 18वीं शताब्दी के अंदर फ्रांस के एक उपन्यासकार मर्सिये ने घोषणा की थी। 18वीं सदी में फ्रांस के एक उपन्यासकार मर्सिये ने घोषणा की थी कि छापा खाना प्रगति का ऐसा एक ताकतवर औजार है कि जिससे उठने वाली जनमत की आंधी के अंदर निरंकुशवाद उड़ जाएगा। छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है तथा इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। यानी उन्होंने निरंकुशवाद को उड़ाने के लिए, यानी इसको दूर करने के लिए छापे खाने की जो भूमिका थी उसी को सबसे महत्वपूर्ण माना था। मर्सिये के जो उपन्यासों में जो नायक होते थे वो इस प्रकार के होते थे कि अक्सर वो किताबें पढ़ करके वो बदल जाते थे, उनका जीवन बदल जाता था। मर्सिये के उपन्यासों में नायक अक्सर किताबें पढ़ने से बदल जाते थे, वो किताबें घोंटते थे और वो किताबों की दुनिया के अंदर ही जीते थे। वे किताबें घोंटते थे, वे किताबों की दुनिया में जीते थे और इसी क्रम में वो अपना ज्ञान भी प्राप्त कर लेते थे और इसी क्रम में ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। और ज्ञानोदय को लाने और निरंकुशवाद को समाप्त करने के बारे में जो छापे खाने की भूमिका है उसके बारे में आश्वस्त मर्सिये ने घोषणा की थी। ज्ञानोदय को लाने और निरंकुशवाद को नष्ट करने में छापे खाने की भूमिका के बारे में आश्वस्त मर्सिये ने कहा था, हे निरंकुशवादी शासकों, अब तुम्हारा कांपने का वक्त आ गया है, अब तुम्हारा डरने का वक्त आ गया है, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है और आभासी लेखक की कलम के आगे अब तुम हिल जाओगे, तुम उड़ जाओगे। आभासी लेखक की कलम के जोर के आगे तुम हिल उठोगे। यानी अब जो आने वाला लेखक है वो जब लिखेगा तो तुम्हारा निरंकुशवाद अब बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जो तुमने यहां आतंकी राजसत्ता चला रखी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब देखिए, दूसरा प्रश्न है, कुछ लोग किताबों की सुलभता को लेकर चिंतित क्यों थे? यूरोप और भारत से एक एक उदाहरण लेकर समझाएं। यानी बहुत सारे लोग ऐसे थे कि किताबों के आने पर, यानी मुद्रित पुस्तकों के आने पर उनको चिंताएं हो गई थी। ऐसा क्यों हुआ था? हमको इसके उदाहरण एक यूरोप के संदर्भ में बताना है और एक भारत के संदर्भ में बताना है। तो देखिए, ये जब किताबें आई थी तो हर कोई इन मुद्रित किताबों को लेकर के खुश नहीं था, सब इन किताबों से राजी नहीं थे। हर कोई मुद्रित किताब को लेकर खुश नहीं था। जिन्होंने इनका स्वागत किया था, यानी जब वो आई थी उनके आगमन पर स्वागत किया था, उनको भी अपने मन में इन किताबों के प्रति कोई ना कोई डर जरूर था। जिन्होंने इसका स्वागत भी किया था उनके मन में भी इनको लेकर कई डर थे। कई लोगों को तो इस छपी हुई किताब के व्यापक प्रसार से और इन छपे हुए शब्दों की सुगमता को लेकर के उन लोगों के जेहन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी उनके मन में बड़ी आशंका थी। यानी जब लोग इनको पढ़ेंगे किताबों को तो बदल जाएंगे, उनका जेहन में क्या असर आएगा, इस बात को लेकर के वो बहुत आशंकित थे। कई लोगों को छपी किताब के व्यापक प्रसार और छपे शब्द की सुगमता को लेकर यह आशंका थी कि न जाने इसका आम लोगों के जेहन पर क्या असर होगा। और यह भी उनको डर था कि छपे हुए और पढ़े जा रहे इस साहित्य पर अगर कोई नियंत्रण नहीं होगा,
यानी कोई इस पर निगरानी नहीं रखेगा, कुछ भी छाप सकते हैं और कुछ भी पढ़ा जाएगा, तो लोगों में बागी होने की और अधार्मिक होने की भावना विकसित हो सकती है। यानी ऐसे विचार आ जाएंगे, कुछ भी जब लिखा जाएगा, कुछ भी पढ़ा जाएगा, तो लोग बागी भी हो सकते हैं और धर्म विरोधी अधार्मिक भी हो सकते हैं। यह भी भय था कि छपे हुए और पढ़े जा रहे पर कोई नियंत्रण ना होगा तो लोगों में बागी और अधार्मिक विचार पनपने लगेंगे, और ऐसा हुआ तो जो मूल्यवान साहित्य है उसकी तो सत्ता ही नष्ट हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मूल्यवान साहित्य की सत्ता ही नष्ट हो जाएगी। यह चिंता धर्म गुरुओं को थी, तो कलाकारों को भी थी, तो सम्राटों को भी थी, तो लेखकों को भी, इन सब ने इस प्रकार की चिंता व्यक्त की थी। यह चिंता धर्म गुरुओं, सम्राटों, लेखकों और कलाकारों द्वारा व्यक्त की गई थी, और यही चिंता इस नव मुद्रित और नव प्रसारित साहित्य की आलोचना का आधार बनी थी। यही चिंता इन नव मुद्रित और नव प्रसारित साहित्य की आलोचना का आधार रही थी। अब देखिए, यूरोप से एक उदाहरण देखते हैं हम कि यूरोप में कैसा हुआ किताबों के आने के बाद में, और किस प्रकार से लोगों के विचारों में अंतर आने लगा, और सरकार का या चर्च का उस पर क्या प्रभाव हुआ, क्या प्रतिक्रिया हुई, इसको हम देखते हैं। तो देखिए, 16वीं शताब्दी में इटली का एक किसान मेनोकियो था। उस मेनोकियो ने अपने इलाके के अंदर जो भी पुस्तकें थी, किताबें थी, उनको पढ़ना लिखना प्रारंभ किया। 16वीं सदी में इटली के किसान मेनोकियो ने अपने इलाके में उपलब्ध किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया, और इन किताबों को पढ़ करके उसने अलग ही विचार बनाए, और बाइबल के बारे में उसने अपने नए अर्थ प्रस्तुत कर दिए थे। उन किताबों के आधार पर उसने बाइबल के नए अर्थ लगाने शुरू कर दिए थे। उसने उसके जो ईश्वर और सृष्टि के बारे में जो अपने विचार दिए थे, उससे रोमन कैथोलिक चर्च बहुत क्रुद्ध हो गया था। उसने ईश्वर और सृष्टि के बारे में ऐसे विचार बनाए कि रोमन कैथोलिक चर्च उससे क्रुद्ध हो गया था, और ऐसे धर्म विरोधी बयानों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने इंक्विजिशन लागू कर दिया था, इंक्विजिशन शुरू कर दिया था। ऐसे धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने इंक्विजिशन शुरू कर दिया था, और फिर इसके तहत मेनोकियो को 2 बार पकड़ा भी गया था, और अंत में तो उसे मृत्युदंड की सजा भी दी गई थी। मेनोकियो को 2 बार पकड़ा गया और आखिरकार उसे मौत की सजा दे दी गई थी। धर्म पर उठाए जा रहे इन सवालों से परेशान होकर के चर्च ने जो प्रकाशक थे और पुस्तक विक्रेता थे, उनके ऊपर अनेक प्रकार की पाबंदियां लगा दी थी। धर्म पर उठाए जा रहे सवालों से परेशान रोमन चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरह की पाबंदियां लगाई थी, और 1558 से तो उसने प्रतिबंधित जो पुस्तकें थी उनकी सूची रखना ही प्रारंभ कर दिया था। 1558 ईस्वी से चर्च ने प्रतिबंधित किताबों की सूची रखना प्रारंभ कर दिया था। यानी जो धर्म विरोधी होती थी, जो कैथोलिक धर्म विरोधी पुस्तकें होती थी, उन पर चर्च ने प्रतिबंध लगा रखा था, और वो उसकी सूची रखने लग गए थे कि बाजार में इस तरह की जो पुस्तकें हैं, ना तो उनका प्रकाशन होना चाहिए, ना उनकी बिक्री होनी चाहिए। अब देखिए, भारत से अगर भारत का उदाहरण लें तो हम भारत के बारे में देखते हैं कि जो 1857 का यहां पर विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह के बाद में प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति सरकार का रवैया ही बदल चुका था। 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति सरकार का रवैया बदल गया था, और क्रुद्ध अंग्रेजों ने जो देसी प्रेस था उसका मुंह बंद करने की मांग उठाई थी। क्रुद्ध अंग्रेजों ने देसी प्रेस का मुंह बंद करने की मांग की थी, और जो यहाँ के जो स्थानीय भाषाई अखबार थे वो राष्ट्रवाद के समर्थन में मुखर होते जा रहे थे। त्यों त्यों ही जो ब्रिटिश सरकार थी वो इन पर कड़ी पाबंदी लगाने पर विचार करने लगी थी। जो भाषाई समाचार पत्र राष्ट्रवाद के समर्थन में मुखर होते गए, त्यों त्यों ब्रिटिश सरकार में कड़े नियंत्रण के प्रस्ताव पर बहस तेज होने लगी थी। और फिर आयरिश प्रेस कानून की तर्ज पर 1878 के अंदर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया था। यहाँ पर भी आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया था, और इस एक्ट के तहत सरकार को प्रेस में छपी हुई खबरों और संपादकीय दोनों पर सेंसर करने का अधिकार मिल गया था। इस एक्ट से सरकार को प्रेस में छपी खबर और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक हक मिल गया था।
और अब सरकार ने विभिन्न प्रदेशों में छपने वाले जो भाषाई अखबार थे उन पर नियमित निगरानी रखना, उन पर नजर रखना प्रारंभ कर दिया था। अब सरकार ने विभिन्न प्रदेशों में छपने वाले भाषाई अखबारों पर नियमित नजर रखनी शुरू कर दी थी और उनमें अगर कोई बागी रिपोर्ट रपट पाई जाती थी, यानी सरकार के खिलाफ अगर कोई बात होती थी उन अखबारों के अंदर, तो उनको पहले चेतावनी दी जाती थी और यदि वो चेतावनी को अनसुनी कर देते थे तो उस स्थिति में अखबार को जब्त भी कर लिया जाता था। बागी रपट होने पर अखबार को पहले चेतावनी दी जाती थी और अगर चेतावनी अनसुनी हुई तो अखबार को जब्त किया जा सकता था और कई बार तो जो छपाई की मशीनें थी उन मशीनों को भी छीन के ले आते थे। कई बार छपाई की मशीनें छीन ली जाती थीं। अब देखिए बच्चों, तीसरा प्रश्न देखते हैं हम कि 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ। यानी 19वीं शताब्दी के अंदर जब मुद्रण संस्कृति यहाँ अस्तित्व में आई, यहाँ छापे खानों का खूब विस्तार होने लगा, तो उसे गरीब जनता को पे क्या फर्क पड़ा था, इसके बारे में हमको इसमें देखना है। तो देखिए 19वीं शताब्दी के अंदर जो मद्रासी शहर थे वहां पर काफी सस्ती किताबें चौक चौराहों पर बेची जा रही थीं। 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में काफी सस्ती किताबें चौक चौराहों पर बेची जा रही थी और अब गरीब लोग भी उनको बाजार से खरीदने की स्थिति में थे, क्योंकि पुस्तकों की कीमतें अब पहले की बजाय कम हो जाने के कारण गरीबों की पहुंच में वो आ गई थीं। अब गरीब लोग भी बाजार से उन्हें खरीदने की स्थिति में थे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से यहाँ पर सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे थे और किताबों की जो पहुंच थी वो निसंदेह बढ़ गई थी, व्यापक हो गई थी। 19वीं सदी के आरंभ से ही सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे थे, जिससे किताबों की पहुंच निसंदेह बढ़ी थी। ये जो पुस्तकालय होते थे वो अक्सर शहरों में या कस्बों में होते थे, यदा कदा संपन्न गांवों में भी खोले जाते थे। ये पुस्तकालय अक्सर शहरों या कस्बों में होते थे अथवा यदा कदा संपन्न गांवों में भी होते थे और स्थानीय अमीरों के लिए पुस्तकालय खोलना बड़ी प्रतिष्ठा की बात होती थी। स्थानीय अमीरों के लिए पुस्तकालय खोलना प्रतिष्ठा की बात थी। अब कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के बारे में हम देखते हैं कि कारखानों में जो मजदूर काम करते थे उनसे भी बहुत ज़्यादा दिन रात काम लिया जाता था। कारखानों में मजदूरों से बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा था, लेकिन मजदूर तो अपने तजुर्बों को भी ठीक ढंग से लिख ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो तो शिक्षित ही नहीं थे, वो तो पढ़े लिखे ही नहीं थे। लेकिन मजदूरों को अपने तजुर्बों को ढंग से लिखने की शिक्षा नहीं मिली थी। लेकिन कुछ ऐसे मजदूर थे जिन्होंने अपने तजुर्बे लिख करके और बदलाव लाने की कोशिश की थी और इसी क्रम के अंदर 1938 में कानपुर के एक मिल मजदूर थे काशी बाबा, उन्होंने लिख करके और जातीय और वर्गीय शोषण के आपसी रिश्ते को समझाने की कोशिश की थी। 1938 में कानपुर के एक मिल मजदूर काशी बाबा ने भी लिखकर जातीय एवं वर्गीय शोषण का रिश्ता समझाने की कोशिश की थी। 1935 से 1955 तक के बीच में सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक मिल मजदूर के लेखन को सच्ची कविताओं के रूप में पहले संकलित किया गया और फिर उनको प्रकाशित किया गया था। 1935 से 1955 के बीच सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक मिल मजदूर के लेखन को सच्ची कविताएं नामक एक संग्रह में छापा गया था। और बंगलौर में भी जो सूती मिल मजदूर थे उन्होंने बंबई के मिल मजदूरों से प्रेरणा लेकर के स्वयं को शिक्षित करने के लिए, स्वयं को पढ़ाने के लिए पुस्तकालय बनाए थे। बंगलौर के सूती मिल मजदूरों ने बंबई के मिल मजदूरों से प्रेरणा लेकर खुद को शिक्षित करने के लिए पुस्तकालय बनाए थे। और जो समाज सुधारक थे वो चूंकि मजदूर ये विभिन्न प्रकार के प्रयास कर रहे थे स्वयं को शिक्षित करने के लिए, स्वयं के विकास करने के लिए, तो समाज सुधारकों ने भी उनकी मदद की, उनको संरक्षण दिया और समाज सुधारकों ने उनमें सुधार करने की भी काफ़ी कोशिश की। समाज सुधारक चाहते थे कि ये जो मजदूर हैं इनके बीच की जो नशाखोरी है वो कम हो जाए। इसके अलावा उनका ये भी चाहते थे कि मजदूरों में साक्षरता आए, ये पढ़ने लिखने लग जाएं। और समाज सुधारकों का यह भी प्रयास था कि मजदूरों तक राष्ट्रवाद की भावना भी पहुंचनी चाहिए।
समाज सुधारकों ने इन प्रयासों को संरक्षण दिया। उनकी मूल कोशिश यह थी कि मजदूरों के बीच नशाखोरी कम हो, मजदूर अब नशाखोरी नहीं करें, नशाखोरी को छोड़ें। इस प्रकार के समाज सुधारकों ने प्रयास किए थे। साक्षरता आए, यानी जो मजदूर हैं वो साक्षर हो जाएं, वो पढ़ने लिखने लगें और उन तक राष्ट्रवाद का संदेश भी पहुंचे, यानी देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में भी वो सोचने लगें। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 है, मुद्रण संस्कृति ने भारत के राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। यानी जब मुद्रण संस्कृति यहां पर चल रही थी तो उससे यहां राष्ट्रवाद के अंदर क्या फायदा हुआ और मुद्रण संस्कृति का राष्ट्रवाद बढ़ाने के अंदर क्या योगदान था, इस प्रश्न का हमको जवाब देना है। तो देखिए, अंग्रेजों के बहुत अधिक दमन के बावजूद भी यहाँ के जो राष्ट्रवादी भाषाई अखबार थे वो पूरे देश के कोने कोने के अंदर बढ़ते रहे, फैलते रहे। दमन के बावजूद भी राष्ट्रवादी अखबार देश के हर कोने में बढ़ते फैलते गए थे। अब वो मुख्य रूप से 2 काम करते थे। वो ब्रिटिश कुशासन की रिपोर्टिंग करते थे अखबारों के अंदर, और जो हमारी राष्ट्रवादी ताकतें थी उनकी हौसला अफजाई करने का काम उन्होंने निरंतर जारी रखा था। उन्होंने ब्रिटिश कुशासन की रिपोर्टिंग करना और राष्ट्रवादी ताकतों की हौसला अफजाई जारी रखी थी। और हमारे इन राष्ट्रवादियों को खामोश करने की कोई भी अगर कोशिश की जाती थी तो उसका उग्र विरोध किया जाता था। यानी ये जो अखबार थे या जो प्रेस थी या जो मुद्रण के द्वारा, मुद्रण छापाई खाने के द्वारा इन राष्ट्रवादियों के खिलाफ अगर कोई भी अंग्रेजी ताकत उनको दबाने की कोशिश करती थी तो सब मिलकर के उनका विरोध करते थे। राष्ट्रवादियों को खामोश करने की तमाम कोशिशों का उग्र विरोध हुआ। और जब 1907 के अंदर पंजाब के क्रांतिकारियों को काले पानी की सजा देकर के उनको भेजा गया था तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने अखबार केसरी के अंदर उनके प्रति गहरी हमदर्दी जाहिर की थी। जब पंजाब के क्रांतिकारियों को 1907 में काला पानी भेजा गया तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने अखबार केसरी में उनके प्रति गहरी हमदर्दी जताई थी। और इसका परिणाम फिर क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि 1908 के अंदर तिलक को पकड़ करके और उनको कैद में डाल दिया गया था, जिसका पूरे देश के अंदर व्यापक रूप से विरोध हुआ था। नतीजे के तौर पर तिलक को 1908 में कैद कर लिया गया। परिणाम स्वरूप पूरे भारतवर्ष में व्यापक विरोध हुए थे। और बच्चों, इसी के साथ हम देखते हैं कि इस अध्याय के अभ्यास प्रश्न का दूसरा भाग भी समाप्त हुआ और यह अध्याय पूरी तरह से अब समाप्त हो चुका है। इसलिए अब हम यहीं विराम लेते हैं। धन्यवाद।